बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, कल हमने ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैराग्राफ को शुरू किया था और शुरू करते ही अब एक सवाल ये आया है कि सर अगर रिस्क ज़्यादा हो तो क्या मटीरियलिटी की परसेंटेज कम रखी जाएगी? अच्छा, और इसकी पूरी लिंकेज बनाई थी हमने कि मैंने कहा अगर मटीरियलिटी की परसेंटेज कम होगी तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मटीरियलिटी, अच्छा ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मटीरियलिटी कम होने का मतलब यह है कि आप रिस्क ज़्यादा अज्यूम कर रहे हैं और आपके लिए छोटी से छोटी मिस्टेक भी क्या कहलाएगी? मटीरियल। अच्छा, अगर आपकी ओवरऑल प्लानिंग मटीरियलिटी पूरे एफएस के लिए कम है तो आप मुझे बताएं आपकी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी। अच्छा, जब परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कम होगी तो आपके बहुत सारे हेड्स सिग्निफिकेंट बन जाएंगे, तो आपका अल्टीमेट जो टेस्टिंग थ्रेशोल्ड होगा वो भी कम हो जाएगा। और किसी एरिया में स्पेसिफिक रिस्क है तो वहां पे टेस्टिंग थ्रेशोल्ड को आप और रिड्यूस कर सकते हैं। और टेस्टिंग थ्रेशोल्ड का मतलब यह है कोई भी इनवॉइस या कोई भी अमाउंट किसी लेजर में इससे ऊपर हुई तो उसको तो मैंने टेस्ट करना ही करना है, वो तो आप सारी उठा लेंगे। उसके अलावा है उसकी सैंपलिंग कर लेंगे जिसमें ईच एंड एवरी आइटम हैड अ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ऑडिट। और जैसे जैसे तुम लोग ऑडिट करोगे, फोकस होकर सुनना, जैसे जैसे तुम लोग ऑडिट करोगे वैसे वैसे तुम्हें हो सकता है गलतियां पता लगती रहें। सुनना, तुम्हें गलतियां पता लगती रही, वो सही करता गया, पता लगती गई वो, अगर वो सही करता गया तो क्या कोई मिस स्टेटमेंट है? मिस स्टेटमेंट है नहीं तो मटेरियल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो बाद में देखते हो। अगर तुमने गलतियां पिक की, आइडेंटिफाई की और वो गलतियां मटेरियल हो गई यानी सारी जमा की तो वो निकल गई ऊपर किससे? प्लानिंग मटीरियलिटी से। किससे? क्योंकि पूरे एफएस के ऊपर डिसीजन देना है तुम्हें, तो पूरे एफएस के लिए तुम्हें देखना है कि मेरी प्लानिंग मटीरियलिटी तो क्रॉस नहीं हो गई, पर क्या वो एक गलती को देखना है या कलेक्टिवली। अच्छा, यानी हम ये कंक्लूड कर रहे हैं आज की क्लास में कि एक मिस स्टेटमेंट मटेरियल तब कहलाती है या तो वो इंडिविजुअली मटेरियल हो या कलेक्टिवली मटेरियल, मिला के भी देखना है। ऐसा नहीं हो कि आपने अलग अलग जगहों पे खाली जगहें छोड़ी और आपको बाद में पता लगा कि मिला के देखता तो वो क्या होती? मटेरियल। यहां तक क्लैरिटी है? चलें जी, एक मिनट, आप आगे आ जाएं, आप इधर आ जाएं, यहाँ पे जगह है, आप आगे आ जाएं जी। नहीं, अच्छा एक सवाल अच्छा है, इधर सुन लो जानी प्लीज। ये कह रहे हैं कि सर अगर एक परफॉर्मेंस मटीरियलिटी के बेस पे कोई हेड मेरा सिग्निफिकेंट हेड नहीं है तो उसके ऊपर फिर आप एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं और उस पर सैंपलिंग कर लेते हैं। सही है? कहने का मतलब ये है कि आपका अकाउंट ही सिग्निफिकेंट नहीं होता ना, वो तो उस पर काम तो होता है बट पे सैंपल पे हो जाएगा। क्योंकि आपका रिस्क क्या है, देखो खुद बताओ, आप सब सोच लें एक बात, अगर एक हेड इनसिग्निफिकेंट है तो मतलब वो परफॉर्मेंस से नीचे है, परफॉर्मेंस से नीचे पूरा भी गलत हो जाए, क्या वो मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड को पहुंचेगा? तो आपका रिस्क ही खत्म हो गया ना। तो आप पता है क्या करते हैं, आप कहते हैं कि रेदर देन मैं ऐसे आइटम पे काम करूं जो कि इनसिग्निफिकेंट है, रिस्की नहीं है, उसके बजाय मैं किस पे काम कर लूं? रिस्की आइटम पे, सिग्निफिकेंट आइटम्स पे। तभी तो वो कहता है मैं जिम्मेदार हूं उन मिस स्टेटमेंट्स के लिए जो कौन सी हैं? मटीरियल है। अब देखो ऑडिटर की जिम्मेदारियों में एक एक करके अगर तुम देखो तो वो क्या कहता है, हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या ऑब्टेन करना? रीजनेबल एश्योरेंस। फिर वो बोलता है बताओ रीजनेबल एश्योरेंस होती क्या? हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, बट वो एब्सोल्यूट नहीं होती। अच्छा, हाई लेवल इसलिए होती है, एब्सोल्यूट इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं रिस्क बेस्ड काम करता हूं। फिर मैं उसको बता रहा हूं कि भाई मटीरियलिटी होती क्या है, और फिर सिर्फ इसलिए उसको मटीरियलिटी का तस्करा कर रहा हूं कि उसको ये बात क्लियर रहे कि भाई अगर कोई इममटीरियल चीज होगी तो अगर वो कोई तुम्हारे सामने आती है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और तुम ये कहो कि सर फिर ये कैसे पता लगेगा? आपने कहा मटीरियलिटी के चैप्टर से। आप कहते हैं शेयर होल्डर को पूरे एफएस के अंदर, यूजर को पूरे एफएस में कौन सी चीज फैसिनेट करती है अगर एक प्रॉफिटेबल एंटिटी है? तो आपने कहा प्रॉफिट, आपने कहा प्रॉफिट। फिर एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से ये देखा गया कि भाई कितने परसेंट डेविएशन शेयर होल्डर को या यूजर को चुभेगी? हमने कहा 5%। अगर आपको रिस्क ज्यादा लगता है तो शेयर होल्डर को माइनर से माइनर गलती भी लगेगी, तो उसके लिए अपनी परसेंटेज को क्या कर दीजिएगा? कम कर दीजिएगा। तो आपके लिए छोटी से छोटी गलती भी क्या कहलाएगी? मटीरियल। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क है। अच्छा, फिर आपने इस पूरी कहानी में एक चीज सीखी कि आपने बताना है कि भाई मटीरियलिटी होती क्या है। और एक और बात, जब आपने ऑडिट किया आपको गलतियां पता लगी, आगे की बात बता रहा हूं,
जब आपने ऑडिट किया, आपको गलतियां पता लगी और आपने सबको सम किया, तो वो मटेरियल नहीं निकली, वो मटेरियल। आप जाते हैं मैनेजमेंट के पास, सीएफओ और सीईओ के पास, सीएफओ सीईओ के पास। सीएफओ और सीईओ को आप कहते हैं कि भाई तुम लोगों की जिम्मेदारी है कंपनी चलाना, आप जरा लिख के दें कि आपकी नजर में ये इमटेरियल है। उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रिटन रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं? अच्छा, रिटन रिप्रेजेंटेशन का मतलब है उससे रिटन में ले लो कि तुम भी ये बात मानते हो कि तुम्हारे लिए ये चीज इमटेरियल है। अब इमेजिन करो कि तुम किसी एनुअल जनरल मीटिंग में बैठे हुए हो, एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर को पता लगे ये गलती थी, शेयर होल्डर बोलेगा भाई तुमने हमें बताई क्यों नहीं। मैं कहूंगा पहले आप मेरी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैरा जाके पढ़ें। मेरी जो रीजनेबल एश्योरेंस है मैं किस पे देता हूं? फाइनेंशियल्स पे, दैट दे आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, दैट दे आर फ्री फ्रॉम। फिर मुझे कह रहा है अच्छा ये तुमने कहां बताया कि मटीरियलिटी क्या होती है? ये रही। मैं कहा ये तुम्हें बता दिया, ये रही। अच्छा, फिर बोलेगा तुमने कैसे कंक्लूड किया कि ये मटेरियल नहीं है? मैंने कहा तुम्हारे बंदों ने कहा। और तुम्हारे बंदे कौन है? सीएफओ और सीईओ। फिर हमको साइड में रख के वो उसको बुलाएगा भाई तू कौन होता है कहने वाला कि मटेरियल है या नहीं है? तो आपको प्लीज सुनना, ये बहुत अहम बात है। आप लोगों को बाज औकात अंदाजा यहां से भी हो जाता है कि अगर आपने मिस स्टेटमेंट्स क्लब की और उसको कहा लिख के दे के तेरी नजर में ये क्या है? इमटेरियल है। अगर सामने वाला कतराएगा ना तो उसको शेयर होल्डर का एटीट्यूड पता है। बात नहीं आई समझ? उसको शेयर होल्डर का एटीट्यूड पता है। तो शेयर होल्डर का जब उसको एटीट्यूड पता है तो वो कतराएगा, वो कभी भी साइन करके नहीं देगा, क्योंकि अगर साइन करके दिया तो हम फंसेंगे या वो फंसेगा, उसकी जिम्मेदारी है। तो टेक्निकली जब हम रिटन रिप्रेजेंटेशन लेते हैं तो लिखवा लेते हैं कि तुम कंफर्म करो कि भाई तुम्हारी नजर में ये चीज इमटेरियल है। और अगर वो लिख के दे दे तो तुम्हारी जजमेंट और उनकी जजमेंट क्या है? सेम है। अगर वो लिख के नहीं दे तो मसला है। तो यानी मसला ये है कि फिर आपने जो मटीरियलिटी की असेसमेंट की थी वो गलत है, और अगर गलत है तो फिर आपके लिए वो सारी मिस स्टेटमेंट जिस पे वो कतरा रहा है वो क्या बन जाएंगी? फिर आप रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देना। बात समझ आई? यानी आप इस पर्सपेक्टिव से काम करते हैं। यानी यू कैन नॉट कॉल योर सेल्फ के भाई सही है मेरे लिए मटीरियल, भाई आपके लिए मटीरियल है, पर एट द एंड ऑफ द डे ये लिख के कौन देगा? सीएफओ और सीईओ। और ये लीडिंग पर्सनैलिटीज है। मैं आपको एक और चीज बताता हूं। बाज़ औक़ात एक जगह ये हुआ कि हमने XYZ बैंक का ऑडिट कर रहा था। अच्छा, XYZ बैंक के ऑडिट पे ना आपको पता है हाईली रेगुलेटेड है, तो उस पर अगर आपने एडीएम में एसी नहीं लगा हुआ इस पे पेनल्टी, एडीएम में कैमरा नहीं लगा हुआ इस पे पेनल्टी, आपने पैसे निकाले और सामने फंड्स अवेलेबल नहीं है, कितनी बार होता है एडीएम में पैसे नहीं होते, इस पे पेनल्टी। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कितनी पेनल्टीज लगाता होगा? मल्टीपल टाइम्स। अच्छा, इसके लिए मैं कितना ही देख लूंगा, 1700 ब्रांचेस हैं एचबीएल की, तो मैं क्या ही चेक कर लूंगा। तो इसके लिए बात समझिएगा, इसके लिए हल होता है। इसके लिए हल ये होता है कि मैं मैनेजमेंट से कहता हूं आप रिटन रिप्रेजेंटेशन लिखवाएं। आप नहीं लिखें सीएफओ साहब या सीईओ साहब, आप हेड ऑफ लीगल से लिखवा के दें। किससे? हेड ऑफ लीगल से। अच्छा, वो हेड ऑफ लीगल के पास जाएगा, हेड ऑफ लीगल को मैं कहूंगा लिख के दे कि जो पेनल्टीज फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज हैं या रिकॉर्डेड है वही है। अच्छा, अगर वो लिख दिया उसने तो मतलब सोल जिम्मेदारी किसकी हो गई? उसकी। अगर वो लिख के देता है तो मैं बोलूंगा सही है, मैंने ऑडिट सही किया है। क्या हम ये कह सकते हैं? रिटन रिप्रेजेंटेशन का चैप्टर भी कनेक्ट कर दिया, किया नहीं ऑब्वियसली से समझा रहा हूं। रिटन रिप्रेजेंटेशन का भी पूरा चैप्टर है जिसमें आप उससे लिखत पढ़त करते हैं ऑडिट होने के बाद कि ये तुम कंफर्म करो जो ऑडिट में हुआ है। अब मुझे तुम एक बात बताओ, जो हमने ये केस किया ना उसमें पहले सामने से ये आया कि भाई मैं क्यों साइन करूं, आज तक तो हमने किया नहीं है। हमने बोला आज तक नहीं किया, पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कहते हैं आप स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन मैंने किससे ली? हेड ऑफ लीगल से, क्योंकि सबसे ज्यादा नॉलेज इसकी किसको होगी? हेड ऑफ लीगल को, जो ये सारे मामला देख रहा है इस बैंक के। अगर उसने लिख के दे दिया तो मेरा रिस्क क्या हो गया? कम हो गया। खत्म नहीं हुआ, कम हो गया। अच्छा, तो एक बंदा तुम में से बोले कि सर जब रिटन रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं तो ऑडिट नहीं करें। भाई ऑडिट तो फिर भी करना है, क्योंकि सामने वाला झूठ भी तो कह सकता है ना आप तो। अच्छा, एक और चीज आगे के लिए काम आएगी, जो रिटन रिप्रेजेंटेशन होती है ना वो एक एडिशनल एविडेंस होता है, सोल एविडेंस नहीं होता। चाहो तो लिख लेना अपने पास। एक रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एडिशनल एविडेंस होता है, सोल एविडेंस
नहीं होता। कोई तुम्हें बोले कि भाई रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लो, लिख के दे रहा हूं, उसको ऑडिट नहीं करो, क्या वो सफिशिएंट है? क्यों? क्यों? एडिशनल एविडेंस है, वो सोल एविडेंस नहीं है। हाँ, ये आपके बकाया एविडेंसेस को सपोर्ट करता है, ये आपके बकाया एविडेंसेस को सपोर्ट करता है। बात क्लियर है? अच्छा, लेट से एक बंदे को तुम लेके गए, उसको कैंसर है, डॉक्टर बोल रहा है मैं कह रहा हूं बच जाएगा, लिख के देता हूं, वो बोलेगा तू इलाज तो कर, लिख के क्या दे रहा है? मतलब भाई इलाज कर, बचा तो सही है, वैसे भी लिखवा लेंगे तेरे से। अच्छा, इलाज करवा लिया, तुम बोल रहे हो आप लिख के दे बचेगा, अब बीमार नहीं होगा, तो ये एडिशनल एविडेंस है ना, पहले इलाज किया तो पता लगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे मरीज को लेके गए और डॉक्टर बोल रहा है इसको ले जाओ, मैं कह रहा हूं बच जाएगा। अबे भाई क्यों बच जाएगा? पहले चेक तो कर उसको मसला क्या है, उसको मतलब कैंसर ही है, पर सही तो करना उसको, उसका इलाज कर, जो भी बनते हैं तुम्हारे प्रोसीजर्स वो करो, फिर मुझे बताओ। तो यानी एक बात समझने की है, आज के बाद तुमसे कोई पूछे रिटन रिप्रेजेंटेशन जो है क्या वो सोल एविडेंस है या एडिशनल एविडेंस है? और सिंपल एक बात याद रखना, रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज सपोर्ट्स योर अदर एविडेंस, रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज सपोर्ट्स योर। तो पहले बताओ इस रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में रिटन रिप्रेजेंटेशन का मामला समझ आया? अब जब वो चैप्टर करेंगे तब भी होगा, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शंस इतने तो बताने पड़ते हैं यहाँ पे। जी, सर अगर एक एंटिटी में रिस्क बहुत कम है तो हम जो प्लेसमेंट मटेरियल वो 5% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा रख सकते हैं? नहीं, मैक्सिमम बेंचमार्क 5 है, सही है ना? ऐसे तो तू अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही पूरा मटेरियल ले ले तो बोलेगा कुछ भी गलती नहीं है, सही है? तो चेक तो करना है ना भाई, एक एक करके। हाँ जानिए, सपोज हमारे पास 4 चीजें हैं, पहली किसकी? नहीं नहीं, देखो पहले जनरल बात नहीं, पहले सवाल सही करो। तुम बोलो कि सर हमारी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जो है, नहीं नहीं यार गलत कह रहे हो जानी। देखो ये बड़ी कंफ्यूजन होती है ऑडिट में, कहने का तरीका सही होना चाहिए। आप बोले मैंने प्लानिंग मटेरियलिटी निकाली, उसके बाद परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकाली। अब परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को जब पीपी से कंपेयर कर रहा हूं तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इससे ज्यादा है, सही है? तो मतलब मेरे लिए अकाउंट क्या हो गया? इनसिग्निफिकेंट। अकाउंट क्या हो गया? अब बात समझ आई, आगे बोलो। तो अब वापस से कर लेते हैं, सही है भाई? ये कह रहा है कि भाई परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ज्यादा है, पीपी की वैल्यू कम है, पर उसमें रिस्क ज्यादा है। भाई यही है ना भाई? या तो तीनों चीजें डाल दे भाई। देखो तुम्हारा सवाल मैं क्लियर कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। भाई तुमने कहा मटेरियलिटी निकाली, परफॉर्मेंस निकाल दी, इस परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर किया? पीपी से। पीपी की वैल्यू इस परफॉर्मेंस से कम है ज्यादा है? पहले ये बता, पीपी की वैल्यू ज्यादा है। चलो पीपी की वैल्यू ज्यादा है तो इटसेल्फ ये कौन सा अकाउंट है? सिग्निफिकेंट। काम तो करना ही करना है और वो भी ज्यादा करना है। अब पहले पीपी तो खत्म कर ले, सही कनेक्ट कर। जब उनकी टोटल मटेरियल हम निकालते हैं ना, जो हमने ऊपर निकाली है, उनसे कम आ गई, तो सर ये इसका क्या सोचें? तुम कहना क्या चाह रहे हो पहले ये इधर? चलो मैं इसके सवाल को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करता हूँ। सर 4 जनरल अकाउंट है, उनमें से एक की जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है ना, तुम गलत कह रहे हो, बोलो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से या तो वो नीचे या यूं बोलो। एक ऊपर है बाकी 3 नीचे है। हाँ बस सही है, यानी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से पीपी ऊपर है, बाकी 3 नीचे हैं। अच्छा, और पीपी में रिस्क ज्यादा है, तो पीपी में अगर रिस्क ज्यादा है, सब एक साथ यकजहिती के साथ बता दो, टेस्टिंग थ्रेशोल्ड क्या होगा? क्यों? क्योंकि रिस्क और वैसे भी सिग्निफिकेंट अकाउंट है। चलो अब एक और चीज, तुमने साल के आखिर में देखा कि कैश एंड बैंक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से नीचे है, कैश एंड बैंक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से, तुम्हें अभी ये इनसिग्निफिकेंट अकाउंट लग रहा है, पर आपको स्टैंडर्ड कहता है कि कैश एंड बैंक इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू हाई रिस्क। उसके अंदर इनहेरेंट रिस्क है, उसके अंदर हो सकता है पैसे गायब हुए, ट्रांजेक्शन इधर उधर हुई हो, तो वो इवन दो आपकी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से नीचे हो, आपने उसको हमेशा सिग्निफिकेंट करार देना है। तो आपकी सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट एज वेल। बात समझ आई? तो अगर मैं कह रहा हूं कि अगर एक मेरी स्टेशनरी का अकाउंट है, स्टेशनरी जो ये पेन पेंसिल पड़े हुए होते हैं, अगर वो मेरे पास मौजूद है, वो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से नीचे है, भाई सब भी चोरी हो जाए तो मुझे कोई गर्ज ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं उस पर ऑडिट नहीं करूंगा, काम कम करूंगा, क्योंकि मैं बेवकूफ़ी नहीं करूंगा, जो रिस्की एरिया है उस पर काम होगा ज्यादा। भाई बात क्लियर है? क्लियर है? आगे चलें भाई। शहजिल भाई अभी ये बोल रहे मेरा सवाल सुन लें।
सर जैसे बाय डिफॉल्ट 5% ऑफ पीबीटी होता है तो रिस्क ज्यादा होने पर पीबीटी कितना परसेंट मटेरियल होगा? अबे कैसी बातें कर रहा है भाई? भाई बोला बाय डिफॉल्ट 5% ऑफ पीबीटी होता है तो रिस्क ज्यादा होने पर पीबीटी का कितना परसेंट मटेरियल होगा? अबे चसी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5% इस पूरे फाइनेंशियल्स की मटेरियलिटी। अगर तुम्हें ये पूरी प्लानिंग मटेरियलिटी है पूरे फाइनेंशियल्स की, अगर तुम्हें रिस्क पूरा ज्यादा लगता है तो अपनी परसेंटेज को क्या कर देना। जब परसेंटेज को कम करोगे तो इसका मतलब यह है तुमने पूरे फाइनेंशियल्स में कहा ये मेरे लिए मटेरियल है जो कि अमाउंट पिछले वाले से कम है। तो जब पिछले वाले से अमाउंट ही कम है तो अगर कोई भी अमाउंट इससे ऊपर गई तो आप उसको क्या मानेंगे? तो अल्टीमेटली आपको काम करना होगा ज्यादा। जी क्या कहते हैं? 5% ऑफ प्रॉफिट। बताओ ऑडिट कौन करने आया है? हम करने आए ना। तो हम अगर करने आए ऑडिट तो अनऑडिटेड होगा ना। चौसी ऑडिट अगर हुआ तो मुझे क्यों बुलाएगा? क्या हो जाएगा? आप जब एंटर हुए थे तो आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? वो प्रॉफिट। आप कह रहे थे इसमें छेड़खानी बर्दाश्त नहीं होगी ना। तो चर्सी ऐसे तो यही करता रहेगा, एक एंट्री पर आएगा प्रॉफिट चेंज मटेरियलिटी चेंज, फिर सारे काम वापस करेगा। इनिशियल असेसमेंट होती है जो आपको चीज मिलती है उसको आपको देख के कहना है व्हाट इज मटेरियल व्हाट इज इमटेरियल। हाँ अगर दैट्स कीप ऑन चेंजिंग ड्यू टू एडजस्टमेंट्स, वो तो एडजस्टमेंट चर्सी करा ही इसलिए रहे हो कि एफएस सही हो जाए। बात समझ आ रही है? लकीर के फकीर नहीं बनोगे, वो चेंज हुई तो फिर चेंज करता रहूंगा। सिंपल सी बात है, जब एंटर हुए हो मटेरियलिटी निकाल ली, अब उस पर काम कर रहे हो ना। मकसद क्या है? वही तो चीजें सही करवाना है, क्योंकि उस बेस पे तुम कह रहे हो अगर यही चीज दी हुई है शेयर होल्डर को यही चली जाए तो यही मटेरियल कहलाएगी। अब उसमें चीजें सही करा लूं तो मैं तो अपना मकसद अचीव कर रहा हूं ना कि वो चीज क्या हो चुकी है, सही हो चुकी है। क्लियर है जी? नहीं फिर मैं बात नहीं कर यहाँ पे। टीचर से सुना था, चल सुना दे क्या कह रहा था वो। सही है, मैंने आपको एग्जांपल दी थी। वो कह रहा है कि भाई किसी टीचर से सुना था। सही है, एवरी टीचर इज रिस्पेक्टेबल। वो उसने अपने एक्सपीरियंस से बताया होगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं आपको ऐसी 3 एंटिटीज दिखा दूँ यहाँ पे फाइनेंशियल्स खोल के जो कि लिस्टेड हैं। मल्टीपल केसेस चल रहे हैं, एक भी कैम नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसमें काम करने की नीड नहीं। पता है क्या थे? सुन लो क्या थे। टैक्स के ऑडिट खुले हुए हैं भाई, टैक्स ऑडिट होता है ना, आप रिटर्न फाइल कर देते हो, असेसमेंट हो जाती है, उसको हम कहते हैं डीम्ड असेसमेंट। क्या कहते हैं? फिर अगर टैक्सेशन अथॉरिटी चाहे तो पिछले 5 सालों की किसी भी असेसमेंट को खोल के ऑडिट, सुनिएगा, डीम्ड असेसमेंट के बाद वो ऑर्डर आया 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7 सालों के ऑडिट चल रहे हैं। 7 केसेस डिस्क्लोज हैं, 7 चीजें डिस्क्लोज हैं। अच्छा अब इसमें मेरा क्या जाए भाई? ऑडिट फाइनल हो गया या चल रहा है? भाई टैक्स वाले ऑडिट कर रहे हैं ना। अब ये कंटिंजेंसी डिस्क्लोज हुई है, मैंने इस पे ज्यादा काम नहीं किया, मेरे लिए सिग्निफिकेंट मामला नहीं है। हाँ अगर तुम ये कहो कि तुम्हें इसको ईओएम में एम्फसाइज कराना, दैट यू कैन डू, पर अगेन वो यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या होना चाहिए? फंडामेंटल। तो यार इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम ये कहो कि भाई अगर इतने सारे केसेस चल रहे हैं, तुम अपने आप से सवाल पूछो कि तुमने उस पर काम ज्यादा किया। Key audit matters are those matters that in the auditor's judgment were of the most significant। and most significant कैसे निकलता है? जब तुम्हारी ऑडिटर की अटेंशन, भाई अगर मैं कह रहा हूँ 15 केसेस हों, 15 केसेस पे अगर तुमने काम ज्यादा नहीं किया तो इसका मतलब है वो की ऑडिट मैटर नहीं है। हाँ फिर तुम दूसरी चौरंगी पे चले जाओ, ईओएम दे सकते हो, ईओएम भी कब? और ऐसा मैटर, अब तुम कह रहे हो भाई ऑडिट चल रहा है, इफ यू थिंक कि वो यूजर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए फंडामेंटल है तो उसको बताओ। सही है, तो ऐसे कभी कंक्लूड नहीं करना कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं तो आप कैम चिपका दें। उसके पूरे पैरामीटर्स हैं। हम लोग जब किसी भी कंपनी में की ऑडिट मैटर देते हैं तो उसका पूरा वर्किंग पेपर बनता है। क्या क्या लिखते हैं उसमें? व्हाई दिस इज अ मैटर सिग्निफिकेंट फॉर अस, हमने काम कितना किया इसके ऊपर, ये सारी चीजें कर कराने के बाद कैम जाता है। सही, ऐसे ही नहीं जाता। सही है, बात समझ आती है? अच्छा भाई अगर पीबीटी के बजाय लॉस है तो फिर लॉस का परसेंटेज नहीं लेंगे? नहीं भाई, लॉस का परसेंटेज नहीं लेंगे। फिर आपके लिए बेंचमार्क क्या हो जाता है? चेंज। फिर आप खुद बताना, मैंने आपको क्या क्या है, वो चीज़ पिक करनी है जो यूजर को फैसिनेट करे। अगर लॉसेज हैं
तो फिर शेयर होल्डर जीपी पे फोकस करेगा कि वो क्या होना चाहिए। तो आपको स्टैंडर्ड खुद गाइडेंस देता है कि भाई आप किस पे चले जाएं, जीपी पे। अगर ग्रॉस लॉस है तो फिर रेवेन्यू पे, अगर इक्विटी नेगेटिव है तो इक्विटी पे फोकस करेगा कि भाई ये क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो ये सारे मामला जो किससे कहानी है वो मटीरियलिटी के चैप्टर की। आप सिर्फ इतना ही रख लेना कि जो भी मटीरियलिटी है वो हम निकालेंगे और वो हम शेयर होल्डर को बोलेंगे कि भाई हम यहाँ पे जिम्मेदार कौन सी मिसस्टेटमेंट के लिए हैं, मटीरियल। क्योंकि अगर इमटीरियल होगी तो मैं बिला वजह रिपोर्ट को मॉडिफाई नहीं करूंगा। सही है जी, चलें जी। तूने कल पूछा है मुझसे भाई स्टॉक का अकाउंट, अभी तो बताया जाने तो सुनते नहीं हो ना तुम लोग यार। भाई इन्वेंट्री का अकाउंट भाई इनसिग्निफिकेंट है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी से कम है, उसमें रिस्क ज्यादा है, तो पूरा वही काम करना जो बाकियों पे करते हो। अरे तो जाहिर सी बात है रिस्क बेस्ड ऑडिट है भाई, यही तो सिखाया, अभी तो यही तो बताया, फिर चौरंगी पे वही सवाल। तो तूने ही कल पूछा था चरसी बाहर निकलते हुए रात के 9:15 बजे। सही है, तुम ही थे वो शख्स जिसने ये सवाल किया था, तुम्हें ही बताया था ये मैंने जवाब। भाई अगर एक चीज सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ मटीरियलिटी नहीं है पर इन टर्म्स ऑफ रिस्क है तो क्या उसको ऑडिट नहीं करोगे। हमने रिस्क असेसमेंट की इसलिए दी भाई, ऐसा भी हो सकता है कि पूरे साल में तुम्हारे पास इन्वेंट्री के लेवल ज्यादा रहे हों और साल के आखिर में फिर तुमने देखा साल के आखिर में कम है, और फिर तुमने जब कंट्रोल्स की असेसमेंट की थी तो तुम्हें वहां पता लगा कि यहां पे जीडीएन जीआरएन सही बनता नहीं है, तो वहां पे तुम्हारा रिस्क क्या हो जाएगा, फिर तुम्हें रिस्क ये होगा, हो सकता है कि सीओजीएस बुक हो गई हो गलती से जबकि वो चोरी हो गया हो, तो फिर तुम यहां पे काम ज्यादा करोगे ना। तो कहने का मतलब है अल्टीमेटली इट डिपेंड्स अपॉन द रिस्क। हम अभी रिस्पॉन्सेज सीख नहीं रहे, तुम मुझसे बातें रिस्पॉन्सेज की कर रहे हो कि भाई ऑडिट कैसे करेंगे। भाई वो दुनिया अलग है, अभी हम क्या सीख रहे हैं, रिपोर्ट। और रिपोर्ट में जितना तुम्हें पता होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा बता चुका हूं। अब अल्लाह के वास्ते इसको आगे चलने दो, ऑडिट नहीं शुरू हुआ, अभी हम क्या सीख रहे हैं, रिपोर्टिंग, कि रिपोर्ट कैसे देनी है। सही है, प्लीज यार थोड़ा सा। अच्छा भाई, अच्छा भाई शाहजिल अहमद फिर कह रहे हैं, ओ भाई तेरे को तेरी माँ की कसम है, स्पीकर पे लगा के सुन, मुझे मटीरियलिटी का ज्यादा रिस्क में परसेंटेज कम करने की बात नहीं समझ आई। ओ भाई मुझे एक बात बताओ यार, अल्लाह की कसम है तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं, इसके बाद नहीं समझ आया मैं नहीं बताऊंगा भाई, 5वीं बार बता रहा हूं, कल से बता रहा हूं। भाई ये बोल रहा है कि भाई अगर मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाया तो उसकी परसेंटेज में कम क्यों कर रहा हूं अगर रिस्क ज्यादा है। भाई सोचने के बाद यह है, पहले तो अंग्रेजी लिखी हुई है इनवर्स रिलेशनशिप, मैंने कहा उसको तो आप साइड में करें, वो तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं लॉजिक पे बात कर लो। अगर मेरा एक बेंचमार्क है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उस पर 5% लगाऊंगा, उस पर अगर 5% लगाऊंगा तो अमाउंट XYZ आएगी, ऐसा ही है। वो XYZ अमाउंट का अगर 50% लूंगा तो वो भी XYZ अमाउंट आएगी। इस अमाउंट को परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को अगर एक एक हेड से कंपेयर करूंगा तो उसमें मुझे कौन से हेड्स मिलेंगे, सिग्निफिकेंट। अब इसका उलट सोचो, अगर वो 5% की जगह तुम लगा दो 2% बेस्ड ऑन योर रिस्क, तो आपकी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी, क्योंकि 5% तो 2 हो गया और 2 का 50 भी कम हो जाएगा, तो आपके पहले हेड्स जो सिग्निफिकेंट बनने चाहिए थे अब उससे कम होंगे या ज्यादा। यानी आपने टेस्टिंग करनी है तो आपका जो टेस्टिंग थ्रेशोल्ड होगा वो भी आपके परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का एक परसेंटेज है, तो वो परसेंटेज जब लगाओगे वो भी क्या आएगा, तो आपकी सिलेक्शन फ्रॉम लेजर में जो आइटम्स उठेंगे क्या वो कम उठेंगे या वो भी ज्यादा। हो सकता है कि पहले 50 आइटम सेलेक्ट होने थे अब 150 हो, क्यों, क्योंकि आपकी टेस्टिंग के लिए जो थ्रेशोल्ड है वो कम हो गया। तो आप कह रहे हैं इससे ऊपर की जो भी इनवॉइस होगी वो तो चेक करूंगा ही करूंगा। अब इसको वाइस वर्सा सोच लो, अब ये सारी परसेंटेजेस एनहांस कर दो तो आपकी टेस्टिंग के लिए थ्रेशोल्ड क्या हो गया, बढ़ गया, तो आपकी जो सिलेक्शन ऑफ इनवॉइसेस हैं वो कम हो जाएंगी, और उल्टा इसको परसेंटेज कम करो तो सिलेक्शन ज्यादा हो जाएगी। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस योर रिस्क, अगर आप समझते हैं कि रिस्क ज्यादा है तो आपने चेक करना है। जल्दी बताओ भाई वापस से द फोकस के साथ, अगर आपने सबके साथ एक साथ मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोगों ने सिंपल, आपको रिस्क ज्यादा लगता है तो आपने चीजें चेक करनी है, तो आप अपने टेस्टिंग थ्रेशोल्ड को कम रखेंगे या ज्यादा, कम, क्योंकि जितने टेस्टिंग थ्रेशोल्ड कम होंगे उतनी ज्यादा इनवॉइसेस सेलेक्ट होंगी। बात क्लियर है भाई? भाई इसके अलावा नहीं बता सकता मैं अब क्लियर है शाजिल? हाँ जी, कौन है भाई, कौन है भाई, पूछ जानी पूछ, हाँ पूछो।
कोई सवाल है? चलें आगे। अब प्लीज भाई, अब ये सारी चौरंगियां हो चुकी हैं, इधर देख लो भाई। तूबा कह रही है सर अब तो याद हो गया, अब तो मैं नींद में भी यही आता है कि टेस्टिंग थ्रेशोल्ड लिए। भाई सही है, बिल्कुल यार, तुम लोग तो कसम से मतलब जान को आ गए हो। इधर एक्सप्लेनेशन ऑफ मटीरियलिटी हो गई, आगे चलो। चलो सही है, ये भी बात क्लियर है। अब मटीरियलिटी पे टाइम नहीं लगेगा इतना, इधर जो कि मुझे पता है फिर भी लगवाओगे इधर। अच्छा भाई, अब प्लीज प्लीज इधर सुनना फोकस के साथ। अब आप यहाँ पे क्लैरिटी देंगे, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है 3 बार नमाज पढ़नी चाहिए शुक्र नफल के कि ये मटीरियलिटी को क्रॉस कर लिया। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। इधर अब वो कह रहा है अपनी जिम्मेदारियों में, प्लीज सुनना फोकस के साथ, अपनी जिम्मेदारियों में आप ये बताएं कि ऑडिटर जो है पूरे ऑडिट में जजमेंट्स को एक्सरसाइज करता है। यानी ऑडिटर शेयर होल्डर से ये कह रहा है, समझाना चाह रहा है कि आप ये नहीं समझना कि हमें सब चीज़ों की अलामत थी कि मुझे पता है कहाँ कहाँ मसला है। ये जो कहाँ कहाँ मसला है ये सिर्फ और सिर्फ मेरी क्या है? जजमेंट है, प्रोफेशनल जजमेंट। और प्रोफेशनल जजमेंट डेवलप हुई है बेस्ड ऑन प्रायर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन और बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो ये हिसाब किताब हुआ है। तो आपने यहाँ पे लिख के दे दिया उसको कि भाई ये एक्चुअलाइजेशन नहीं है, ये ऑडिट जजमेंट की बेस पे किया गया है कि मसला कहाँ कहाँ हो सकता है। आपके सामने मटीरियलिटी के केस में भी जजमेंट थी ना कि यहाँ पे रिस्क ज्यादा है या कम है, तो मैंने मटीरियलिटी की परसेंटेज भी जजमेंट के हिसाब से ली। टॉलरेबल एरर या परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी जजमेंट के हिसाब से, और टेस्टिंग थ्रेशोल्ड भी जजमेंट के हिसाब से। और एक चीज मटीरियल है या नहीं है ये भी क्या है? जजमेंट है, पर ये प्रोफेशनल जजमेंट है। कौन सी जजमेंट है? किसी ना किसी बेस के ऊपर है, और वो बेस क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। ये बात है, तो हमने ये लिख दिया। आगे फिर वो बोलता है कि हमारी जिम्मेदारियों में और जिम्मेदारी ये आती है कि मैं इंटरनल कंट्रोल को समझता हूं। देखो लिखा हुआ, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट टू ऑडिट, रेलेवेंट टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर। मैं कह रहा हूं मैंने कंट्रोल्स को समझा सिर्फ इसलिए कि मैं ऑडिट कर पाऊं, ना कि उस पर ओपिनियन दूं। ये क्लियर कर रहा है, ये कह रहा है इंटरनल कंट्रोल पे मैंने कोई ओपिनियन। तो वो बोल रहा है समझ क्यों रहे हो भाई? ऑडिट करने के लिए, ऑडिट परफॉर्म करने के लिए, ताकि मुझे पता लगे कि मसला कहां कहां हो सकता है। तो ये मैंने क्लैरिटी दे दी। ये सारी चीजें जो मैं यहां लिख रहा हूं ये एक्सपेक्टेशन गैप को खत्म कर रही है। क्लैरिटी है। आगे फिर कंक्लूड ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ये मैनेजमेंट की असेसमेंट के अगेंस्ट है। यानी पीछे मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों में पढ़ा था तुमने, मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों में प्लीज सुनना, मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी थी कि वो इंटरनल कंट्रोल लगाएगी। हमारी जिम्मेदारी थी कि हम इंटरनल कंट्रोल को समझेंगे समझेंगे, और फिर उसकी जिम्मेदारी थी कि गोइंग कंसर्न असेसमेंट करेगी मैनेजमेंट। हम क्या करेंगे? जिम्मेदारी ये मैंने मान लिया, मैनेजमेंट मुझे जस्टिफाई करेगी कि क्या मेरी गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है। वैलिड है मतलब अगले 12 महीने हम सर्वाइव। चलो अगर तुम्हें डाउट है कि वो सर्वाइव कर पाएगी नहीं कर पाएगी तो उसको क्या कहते हैं? मटीरियल, वेरी गुड, मटीरियल अनसर्टेनिटी। अगर उसने ये मटीरियल अनसर्टेनिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज कर दी, देखा फिर की ऑडिट मैटर। आप बोलेंगे, एम्फेसिस भी नहीं, आप मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न के पैराग्राफ में दोगे। चर्सी ईओएम क्यों देगा? इसके लिए पैराग्राफ अलग है। तो ये तो अभी रिवाइज करा के मर गया हूं, फिर भी बोल रहे ईओएम, वो बोल रहे कैम। फिर ये बोलेगा किसी टीचर ने कहा कि जो हो तो यहां घुसा देना। ऐसा नहीं है भाई, लॉजिकल बात करो ना। चलो वापस से, गोइंग कंसर्न असेसमेंट की, मसला लगा, उसने मुझे प्रूफ किया, उसने गोइंग कंसर्न ये मटीरियल अनसर्टेनिटी के रिलेटेड डिस्क्लोजर दिया, बट डिस्क्लोजर में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे हुए वो मसले वाले हैं। ओपिनियन मॉडिफाई होगा। इस पे तुमने बहुत काम किया है, जिंदगी निकल गई इस पे, सोच लो। इस पे बहुत काम किया तुमने। क्वेश्चन ये है कि तुमने इस पे इतना काम किया, तुम मतलब पूरी टीम लगा दी तुमने इस पे, सिग्निफिकेंट ऑडिट अटेंशन ये मटीरियल अनसर्टेनिटी के पैराग्राफ पे। कैम आएगा? क्यों? ये ओपिनियन का मसला है, तो यहाँ पे कैम नहीं आएगा। बात क्लियर है? चलें जी, ये भी बात क्लियर है। अच्छा व्हाट इफ
हमने कंक्लूड किया कि मैनेजमेंट की गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड, यानी वो अगले 12 महीने सर्वाइव, यहाँ तक क्लैरिटी है? अगले 12 महीने, अब मैं जिससे पूछूंगा वो, अल्लाह की कसम है तुम्हें चुप रहना, जिससे पूछूंगा वो ऑनलाइन वाले तुम बता सकते हो, गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं है। अच्छा, और मैनेजमेंट ने जो अकाउंट्स बनाए हैं वो नॉन गोइंग कंसर्न पे बनाए। समील, हाँ तू बताएगा अभी, इधर नॉन गोइंग कंसर्न पे बनाए हैं, तो अब क्या करेंगे? तो ये प्लीज, हाँ जी, एम्फेसिस और मैटर देंगे। गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं है, नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बना दी है, और ओपिनियन अनमॉडिफाइड, और ये कह रहा है सर ईओएम देंगे, क्योंकि यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है कि ये अकाउंट्स नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाए गए हैं। वेरी गुड, वसूल हो गया, सही है, गुड। चलें, अब हमने कहा कि भाई नॉन गोइंग कंसर्न है, कंक्लूड हो गया है, मैनेजमेंट ने अकाउंट्स बना दिए नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे। कौन सी बेसिस पे? पर ये अकाउंट्स नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बने हुए हैं, ये चीज एफएस में डिस्क्लोज नहीं की, मिस स्टेटमेंट है, ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगा। अच्छा, ईओएम देंगे? अच्छा, कोई बच्चा इंग्लिश सुना दे इसकी, इंग्लिश, वो उसमें लिखा हुआ था ना कि एक मैटर अगर उर्दू में नहीं, हाँ सिंधी में बोल ले बंगी, इंग्लिश जल्दी, इंग्लिश। चलो सही है यार, गुड, कहीं ना कहीं पहुंचा दिया कि हम, सही बोला इसने कि हम जो है कभी भी ईओएम नहीं देंगे अगर उस मसले की वजह से ओपिनियन क्या हो रहा हो, मॉडिफाई हो रहा हो। भाई यहाँ तक रिवीजन हो गया कनेक्शन के साथ। खैर आगे फिर वो कहता है हमारी जिम्मेदारियों में कुछ जिम्मेदारियां ऐसी भी हैं कि हमें कुछ इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज पता लगेंगी, तो हम किसको बताएंगे? दोस्त शाविद गवर्नेंस को, ये डायरेक्टर्स को बताएंगे। अच्छा, मैनेजमेंट को क्यों नहीं बता रहे? वो तो खुद इंप्लीमेंट कर रही है ना, तो अगर ओवरसी करने वाला जो है उसको बताएंगे तो ही बात बनेगी, अदरवाइज फिर कोई काम की चीज नहीं है। वेरी गुड, आगे सुने। फिर वो कहता है कि हम स्टेटमेंट देंगे अपनी जिम्मेदारियों में कि हमने एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई किया था एज पर कोड ऑफ एथिक्स। ये बात ऊपर ओपिनियन में, बेसिस फॉर ओपिनियन में भी दी थी ऊपर, और यहाँ पे अपनी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि तो मैं जिम्मेदारी बता रहा हूं कि मेरी जिम्मेदारी थी पूरे ऑडिट में क्या रहना, इंडिपेंडेंट एज पर कोड ऑफ एथिक्स। तो ये बात रिपीट हो रही है यहाँ पे, क्योंकि मैं तो क्लियर कर रहा हूं ना, इंडिपेंडेंट से काम किया। आखिरी चीज, मेरी जिम्मेदारियों में एक और जिम्मेदारी है कि मैं क्या कम्युनिकेट करूंगा, की ऑडिट मैटर दैट वाज ऑफ द और इन द ऑडिट ऑफ करंट ईयर, ऑफ करंट ईयर। अब एक एक करके सुनते हैं। ऐसा कोई केस बता जिसमें ऑडिटर की जिम्मेदारियों वाला पैराग्राफ में ये लाइन नहीं है। प्लीज आप बोलना नहीं, सुकून से। अनलिस्टेड कंपनी हो तो नहीं है। भाई ये कह रहे हैं अनलिस्टेड कंपनी हो, सर जनरल पब्लिक के लिए मैं और स्पेशल ऑडिटर को भी सही बोल, दोनों चीजें सही बताई हैं इसने। वेरी गुड यार, दोनों चीजें सही बताई हैं। एक इसने बोला अनलिस्टेड कंपनी हो, स्पेशल पर्पस हो। वेरी गुड यार। मैं तुम्हें बताऊं, एग्जामिनर का दिमाग घूमेगा ना तो वैसे ट्रिकी सवाल करेगा, बोलेगा ऐसी सिचुएशंस बताओ जिसके अंदर इस पैराग्राफ में की ऑडिट मैटर की बात ना है, कि मेरी जिम्मेदारी थी कैम कम्युनिकेट करना। तो आपने कहा कौन सी कंपनी हो, अनलिस्टेड, और दूसरा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क पे बनाए गए हों। सही है। अब जब की ऑडिट मैटर का चैप्टर करवाऊंगा उसमें दो बातें और आ जाएंगी। नहीं, वो तब की तब है ना, अभी तो सिखाया ही नहीं है। मैं बोलूंगा भी नहीं ना, तुम लोग पूछोगे। कैम ना हो तो फिर तो बता, जिम्मेदारी तो थी ना। भाई देखो बात क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं अगर कोई मुझे कैम नहीं मिला, कोई मुझे कैम नहीं मिला, तो कैम नहीं मिला तो क्या जिम्मेदारी भी नहीं थी? जिम्मेदारी थी। मैंने कैम सिखाया? सवाल है, मैंने कैम सिखाया? तो हम बात ही नहीं करेंगे। मुझे पता है बात करूंगा तो तुम बोलोगे पूरा चैप्टर। हाँ, तो अब समझने की बात ये, सुनना प्लीज, समझ के बात है। हाँ, इन्होंने कहा कि सर अगर किसी कंपनी, लिस्टेड कंपनी का ऑडिट किया और उसमें मुझे कैम नहीं मिला, तो सवाल मेरा ये है कि तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी कैम देना? जिम्मेदारियों में तो बताओगे ना। जो की ऑडिट मैटर का सेक्शन है, तुम्हारी मोहब्बत में बता रहा हूं, उसमें सिर्फ लिख देंगे वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट, वी हैव, बस खत्म। तो क्या जिम्मेदारी नहीं थी?
जिम्मेदारी बतानी है भाई, क्लियर है? चलिए जी, ये तो हो गई ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैरा। अब सिर्फ ये, और फिर हम क्लास ऑफ करेंगे, सुनिएगा। वो कह रहा है ये ऑडिटर की जिम्मेदारियों का जो पैराग्राफ है ना, आप 3 तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, एक एक करके सुनना। पहला, पैराग्राफ की हेडिंग डालेंगे और ये सारा ऐसे ही लिख देंगे जैसे लिखा हुआ था। यानी ये जो 10th पैराग्राफ है, इसकी हेडिंग आएगी और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहां बयान करते ना, जो कि अभी होता है, जो कि अभी पाकिस्तान में होता है। क्या होता है भाई? सारे पैराग्राफ लाइन से आ रहे हैं, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, मटेरियल अनसर्टेनिटी, एम्फेसिस ऑफ मैटर, ये सारी चीजें चल रही हैं। कैम, ये सारी चीजें कराने के बाद जब ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पैरा आएगा, उसकी हेडिंग आएगी, उसके नीचे सारी जिम्मेदारियां ये लिख देना। तो पहला तरीका ये, तो यहां पे देखें क्या लिखा हुआ है, विद इन दी बॉडी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, पहला तरीका ये है। दूसरा, आप ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की हेडिंग डालेंगे और बोलेंगे रेफर अनेक्जर। रेफर यानी रिपोर्ट के साथ अनेक्जर पीछे चिपका देंगे, बोलेंगे यहां पे हम लंबी नहीं कर रहे, अगर जिम्मेदारियां देखनी है तो उस वाले अनेक्जर में जाके देख लो, वरना आगे बढ़ जाओ। रेफर अनेक्जर ए जो रिपोर्ट के साथ लगा हुआ होगा। बात क्लियर है? चलें जी, तीसरी चीज फोकस के साथ, वो कहता है कि अगर ये आपकी जिम्मेदारियां आपके रेगुलेटर ने डिफाइन की हुई है, रेगुलेटर मतलब एससीसीपी, तो अगर ये डिफाइन की हुई हैं तो वो किसी वेबसाइट पे या किसी कानून में होंगी, हाँ या नहीं? तो उसका रेफरेंस दे देना। यहां पे लंबी नहीं करना, चाहो तो यहां पे लंबी नहीं करना, अगर चाहो तो। अब मैं अगर फिर बताऊं, ये जो ऑडिटर की जिम्मेदारियां हैं, प्लीज फोकस होकर देखना, ये जो ऑडिटर की जिम्मेदारियां अगर रेगुलेटर बता रहा है तो रेगुलेटर ने कहीं तो बताई होगी, किसी एसआरओ में, किसी कम्युनिकेशन में, तो आप यहां पे उस चीज का रेफरेंस दे देना। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एससीसीपी रेगुलेटर ने अगर डिफाइन की हुई है और वो सेम है, तो उसी चीज का यहां पे लिंक प्रोवाइड कर देना कि आप यहां पे जाकर विजिट करके हमारी जिम्मेदारियां देख सकते हैं। पर सब्जेक्ट टू जिम्मेदारियां आइजा के मुताबिक क्या होनी चाहिए, सेम। अगर वो सेम नहीं है तो एडिशनल यहां पे डालेंगे, बोलेंगे बाकी वहां देख लो। बात क्लियर? इन ऑर्डर टू डिफाइन क्लैरिटी कि भाई अब आज के बाद मैं तुमसे पूछूं ऑडिटर की जिम्मेदारियां रिपोर्ट में कितने तरीकों से बता सकते हो? 3, सीधा सीधा बता दो पूरी रिपोर्ट में, दूसरा अनेक्जर दे दो, तीसरा रेफरेंस दे दो कि जहां पे ये अवेलेबल है। सही है जी? तो सर इसके बाद हमारे कोई 3 से 4 वो रह गए, वो हम करेंगे अगली क्लास में। और अगली क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए होगी क्योंकि उसके बाद मैं शुरू करवा दूंगा ऑडिट की ड्राफ्टिंग, यानी रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग। तो फिर हम देखते हैं इंशाल्लाह उसके बाद। मोस्टली रिपोर्ट में विद इन दी बॉडी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, हम मतलब कभी ऐसा नहीं करते अनेक्जर दे दिया रेफर कर लेना, हम हमेशा ये सही है तो ये देते हैं। अनेक्जर क्या होता है? अनेक्जर होता है कागज के अलग से पन्ने जो रिपोर्ट के आखिर में लगेंगे। सही है? ये लिख ले भाई, यही होगी। चलें, हो गया।